The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप शो है। आज सुबह सवेरे टीवी पर खबर देखी जी, कभी कभी देखते हैं तो नजर आया कि 50,000 सेंसेक्स पार हो गया। सब तरफ गदर कटी थी कि बाजार में कुछ बढ़िया सा भोकाल हो गया। लोगों ने मीम बनाए, कहा कि खूब लोगों ने पैसे कमाए। सबको बधाई जिनके घर आमदनी आई, लेकिन इसका क्रेडिट किसको मिले? क्या भारत की आर्थिक सेहत अब बम बम हो गई है? एक तरफ 50,000 के पार सेंसेक्स है और दूसरी तरफ खबर है बैड बैंक के प्रस्ताव की। इसका गुलशन ग्रोवर से कोई संबंध नहीं है, ये बैड वाकई बुरा है। हम जानते हैं कि बैंक में पैसा जमा होता है। अब फंसे हुए कर्ज को जमा करके एक बैड बैंक बनाने की नौबत आ गई है। इन सब बातों का मर्म क्या है? क्या हमारी आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा इन दोनों खबरों से? आज के लल्लन टॉप शो में इस बात को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े किसानों और उनको रोकने पर अड़ी दिल्ली पुलिस के बीच बातें क्या हुई, और भी कुछ खबरें। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे, वहाँ ठीक है। कहाँ से ठीक है? नहीं हो जाता है ना इन लोगों को डरना नहीं, विभाग से नहीं। यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इनके करना पड़ता है ना, धरने के लिए पड़ता है नियंत्रण करते। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव है कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चितकाल नहीं मिलेगा? नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज होगा, आपको जानकारी में होगा। अभी भी लाठीचार्ज हुआ, चल ही रहा। कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ, गर्दनी बाजू एरिया में सब लोग था। खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर है। इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह लोग चाहते हैं बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ बोलना। इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं, इनके एप्लीकेशन आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो ये खड़े हैं इको पार्क में। नहीं, कब तक बताइए क्या वाला है? हम आपको भेज देते हैं। बता दीजिए तो कौन बोल रहे हैं? आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप हम भिजवा देते हैं। ठीक, हम लोग है इसको पार्क छोटे जल्दी में कोई लोग के इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा। वीडियो पटना का है। 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को पूरी करने को मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग इलाके में, कितना सुंदर नाम है, 18 जनवरी से प्रदर्शन हो रहा था। अभ्यर्थियों का आरोप 20 तारीख को यानी कल प्रशासन ने गर्दनी बाग में इजाजत दी थी कि आप प्रोटेस्ट कर लें। प्रदर्शनकारी इको पार्क चले आए। फिर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इनको समर्थन देने के लिए पहुंच गए। वही का वीडियो है। अब सवाल यह है कि ये वीडियो तो कल शाम से वायरल है, फिर हम आज क्यों दिखा रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए आप वीडियो को वहां से देखिए जहां तेजस्वी यादव पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को अपना नाम बताते हैं। बता दीजिए तो कौन बोल रहे हैं? आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब। मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूं। इस वाक्य के बाद डीएम का लहजा किस तरह बदल गया आपने देखा। यह हो सकता है कि तेजस्वी और डीएम एक दूसरे को जानते हो और उसी परिचय के चलते डीएम का स्वर नरम हो गया हो। मानव स्वभाव पर फिट बैठने वाली बात। लेकिन ये वीडियो हमें रुककर ये सोचने का मौका देता है कि हमारे नौकरशाह और तमाम सरकारी अधिकारी तब कैसा बर्ताव करते हैं जब कोई आम आदमी उनसे बात करता है, और जब आम की जगह माननीय होते हैं तब टोन कैसे बदलती है। सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे नहीं हैं, पर कुछ कुछ तो
हैं ही। जब बात डीएम पटना की चली और बात नेता प्रतिपक्ष की चली तो रौब कपूर हो गया। छोटे बड़े का फर्क मिट जाए, सब बड़ों के बीच सब छोटों के बीच कथित ऐसे ही बराबरी से बात हो तो समतामूलक समाज बनते देर नहीं लगेगी। वीडियो से अब आगे बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा संविधान की बात हो जाए कि हमने ये समतामूलक क्यों कह दिया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है सभी नागरिकों को भारत का कानून समान नजर से देखेगा। कानूनों का संरक्षण भारत में सभी को समान रूप से मिलेगा। अगली दफा जब कोई सरकारी अधिकारी किसी नागरिक को देखे तो संविधान की ये पंक्ति जरूर याद करें। सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी किसान आंदोलन से है। 20 जनवरी को यानी कि बीते रोज किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बात हुई। हमने आपको शो में खबर बताई थी, लेकिन एक खबर कुछ देर से आई तो कल के शो में नहीं हो पाई थी कि मोदी सरकार ने नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का भी प्रस्ताव दिया है कि मतलब कानून 1.5 साल तक लागू नहीं किया जाएगा, तब तक कमेटी रिव्यू करती रहेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी विचार कर रही है, ऐसे में हमने भी एक कदम बढ़ा दिया है। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद सरकार ने यह भी कहा कि किसान संगठनों को अब आंदोलन खत्म करना चाहिए। इसमें नई चीज क्या हुई? नई बात यह हुई कि सरकार का प्रस्ताव जिसमें 1.5 साल के स्थगन की बात है और किसान संगठनों ने अभी मौके पर मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आपस में सब संगठन मिल बैठकर बात करेंगे और फिर फैसला लेंगे। आंदोलनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच अगली बैठक 22 जनवरी को है, लेकिन एक बैठक आज भी हुई। ये बैठक थी दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के नुमाइंदों के बीच और इसका एजेंडा था ट्रैक्टर रैली जो 26 जनवरी के रोज निकलनी है, ऐसा ऐलान है। दिल्ली की पुलिस कह रही है रिंग रोड पर मत आइए, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, केएमपी एक्सप्रेस वे पर निकालिए। अब ये केएमपी एक्सप्रेस वे क्या है? जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो जानते हैं कि एक और बड़ी रिंग रोड बाहर बना दी गई है जिसमें कुंडली, मानेसर और पलवल, उसी से केएमपी आता है और ये बाहर का एक्सप्रेस वे है। तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप उस एक्सप्रेस वे पे घूम लीजिए, पहले भी एक बार घूमे हो, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि नहीं, अब तो दिल्ली में भीतर दाखिल होंगे। उनका कहना है कि रिंग रोड का गणतंत्र दिवस की परेड से कोई संबंध नहीं है, हम रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं, उसके रूट के बारे में बात करिए। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बात कह दी गई, पर कुल जमा बात कुछ निकली नहीं। और ऐसे में लोगों को लगा कि जो सिंघू बॉर्डर पर बड़ी बात हो रही है किसान संगठनों की सरकार के प्रस्ताव को लेकर, क्या उसमें ट्रैक्टर रैली पर कोई फैसला होगा? और ये फैसला आया। दिल्ली पुलिस से कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग थी और कल भी मीटिंग होगी। तो क्या मतलब आपकी तरफ से क्या डिसीजन जा रहा है? कि हमारा ये है कि हमको रिंग रोड आप दे दो, हम रिंग रोड पर अपनी परेड करेंगे, अपने घर वापसी चले जाएंगे। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है। तो मतलब अब जो अगली वार्ता जो होनी है उसको जो मेन मुद्दा था वो एमएसपी और तीनों कानून को लेकर था। हाँ। जिसके लिए उन्होंने टाइम मांगा था कि हम 1.5 से 2 साल का टाइम लेंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बाद। हाँ। अब आप लोगों ने मना कर दिया, तो अगली वार्ता फिर किस चीज को लेकर आप लोग शुरू करेंगे? इस चीज से वो करेगी सरकार शुरू, जो उन्होंने कल कहा था वो उनको बता देंगे। आगे वो बताओ क्या प्रपोजल है आपका? तो आप लोग अडिग है कि पूरा कि हम लोग अडिग नहीं, ये हमारा हक है। अडिग नहीं, अडिग तो ये है कि अटक गए, हम हट नहीं रहे। ये नुकसान हमको हो रहा है, जिसको नुकसान होगा तो वो तो अपनी बात रखने का सबको राइट है ना। हमको 60 दिन हो गए, तो अपनी बात कहने का अधिकार है हमको। दूसरी सुर्खी वैक्सीन को लेकर है। वैक्सीनेशन अभियान के बीच साइड इफेक्ट्स की छिटपुट खबरें आ रही हैं। तेलंगाना में वैक्सीन लेने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हुई। विट्ठल नाम था। 19 जनवरी की सुबह वैक्सीन लगवाई गई थी, रात में सीने में दर्द और अगली सुबह मौत। हालांकि जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में यही पता चला है कि इस मौत का टीकाकरण से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह कम है। साइड इफेक्ट्स की खबरें भी लगातार आ रही हैं। इन सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आंकड़े जारी किए। कहा कि 20 जनवरी की शाम तक देश में 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये भी कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगवाने वाले डॉक्टर सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत कम लोगों में साइड इफेक्ट देखा गया है और किसी भी टीकाकरण में ये आम बात है। एक अपडेट आज कोरोना के मोर्चे पर वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर भी आया। दूसरे चरण में 50 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को भी
टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी और दूसरे चरण में 50+ के लोग और माननीय मंत्री जी। टीकाकरण से जुड़ी तीसरी खबर। आज दोपहर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लग गई। खबर जब तक टीवी पर फ्लैश हुई, फायर ब्रिगेड से लेकर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF मौके पर पहुंच चुका था। आग को बुझा लिया गया है, लेकिन इस तत्परता के बावजूद हादसे में समाचार की तैयारी तक 5 लोगों की मौत की खबर आ चुकी थी। एक बयान में सीरम इंस्टीट्यूट के आदार पूनावाला ने साफ किया कि इस घटना से कोविशील्ड टीके की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने ऐसी इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए कई प्रोडक्शन फैसिलिटीज का इंतजाम किया है जो रिजर्व में रखी गई है। आखिरी सुर्खी ये बनी है फिल्म इंडस्ट्री से। हमें अक्सर लगता था शो में पॉलिटिकल बातें होती हैं, फाइनेंशियल बातें होती हैं, सिनेमा वालों का जिक्र कम आता है। आज खूब आएगा। मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को तलब किया है। नवंबर 2020 में कंगना के खिलाफ गीतकार जावेद अख्तर ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कंगना को 22 तारीख तक जुहू पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया है। कंगना के साथ साथ दिक्कत एक्टर सोनू सूद की भी बड़ी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें अवैध निर्माण मामले में राहत देने से इनकार किया है। सोनू सूद की इमारत शक्ति सागर BMC द्वारा लिए गए डिमोलिशन एक्शन का सामना कर रही है। नगर पालिका ने इस इमारत में नियमों का उल्लंघन पाया और बात इमारत गिराने तक जा सकती है। ये इमारत महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत आती है। सोनू ने इस अथॉरिटी से इजाजत लिए बगैर इस पर काम शुरू किया। सोनू और उनकी पत्नी सोनाली ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर एक्शन का फैसला BMC के ऊपर छोड़ दिया है। कलाकारों से इतर कला के मंच से भी मुसीबत की खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम, केंद्र सरकार और वेब सीरीज मिर्जापुर के डायरेक्टर को नोटिस भेजा है। ये नोटिस इस सीरीज के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर भेजा गया है। याचिकाकर्ता मिर्जापुर के रहने वाले SK कुमार हैं। उनका इल्जाम इस सीरीज ने मिर्जापुर शहर की छवि को खराब किया है। याचिका में OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग भी की गई है। पहलाज नेल्हानी चाहें तो मुस्कुरा सकते हैं। इससे पहले कि आप गुरुवार को कोसने लगे कि फिल्म इंडस्ट्री से कितनी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, जान लीजिए सबके लिए दिन खराब नहीं था। कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। रागिनी को सैंडलवुड ड्रग केस में 4 सितंबर 2020 को बेंगलुरु क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। उन पर पार्टियों में ड्रग सप्लाई करने वाले एक रैकेट के साथ संबंधों का आरोप था। एक और रिश्ता जान लीजिए आज की तारीख का बॉलीवुड से। आज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन होता है। पिछले साल जून के महीने में सुशांत अपने घर में मृत मिले थे। इस मामले में जांच चल रही है और उनके चाहने वाले आज के दिन अपने प्रिय एक्टर को अलग अलग ढंग से याद कर रहे हैं। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज बात करेंगे आर्थिक मोर्चे से आई कुछ अहम खबरों की। दिन भर शेयर बाजार से आई एक खबर की खूब चर्चा रही। सेंसेक्स ने आज पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार किया और इसके बाद से अर्थव्यवस्था को लेकर बधाइयों का दौर शुरू हो गया। ये बुलंदी मोदी सरकार की नीतियों से मिली है, ये कहकर बीजेपी ने क्रेडिट लेने में देर नहीं की। ट्विटर पर लिखा, कोरोना संकट के बावजूद अच्छी नीतियों की वजह से सेंसेक्स को ये कामयाबी हासिल हुई। तो इस आंकड़े को हम कैसे पढ़ें? क्या सेंसेक्स के 50,000 से पार चले जाने का ये मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था अब सही रास्ते पर आ गई? और जब GDP के आंकड़े नकारात्मक आ रहे हों, बेरोजगारी की दर बढ़ी हुई हो, तब सेंसेक्स में इतनी तेजी का मतलब क्या है? समझते हैं तसल्ली से। सबसे पहले सेंसेक्स समझ लीजिए। सेंसेक्स यानी सेंसिटिव इंडेक्स, दोनों शब्दों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर यह शब्द बना सेंसेक्स। किस चीज का सेंसिटिव इंडेक्स है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का। BSE में लिस्टेड 30 टॉप की कंपनियों का सामूहिक इंडेक्स है सेंसेक्स। यानी उन 30 बड़ी कंपनियों के शेयर से ही यह अनुमान लगाया जाता है कि BSE ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। यह डांस का स्टेप क्यों लग रहा है? एक तरह से शेयर बाजार की धड़कन है सेंसेक्स। 1 जनवरी 1986 से यह आंकड़ा जारी होना शुरू हुआ और बेस ईयर माना गया 1979 को। 1 अप्रैल 1979 को सेंसेक्स की बेस वैल्यू 100 रुपए मानी गई और अब 41 साल बाद ये 50,000 हो गई है, यानी 500 गुना बढ़ गई है। सीधे शब्दों में इस तरह समझिए कि 1979 में किसी ने 100 रुपए लगाए होते तो वो आज बढ़कर 50,000 रुपए हो जाते। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मोदी सरकार के राज में ही सेंसेक्स इतनी तेजी से भागा या पहले की सरकारों में भी इस तरह की रफ्तार बीच बीच में हासिल हुई थी।
16 मई 2014 को जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला, तब शेयर बाजार ने पहली बार 25,000 का आंकड़ा छुआ था। 25,000 से अब हो गया है डबल, यानी 50,000 6.5 साल में। और 25,000 तक पहुंचने में कितने बरस लगे, ये भी देख लीजिए। 1990 में सेंसेक्स ने 1,000 का आंकड़ा पार किया। अक्टूबर 1999 में जब एनडीए की सरकार बनी तो 5,000 का आंकड़ा पार किया। जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो फरवरी 2006 में 10,000 का आंकड़ा पार हुआ। दिसंबर 2007 में ही सेंसेक्स 20,000 के पार भी गया, लेकिन फिर आ गया सब प्राइम क्राइसिस, वैश्विक मंदी, 2008 का दौर, और तभी हुआ था सत्यम स्कैम, तो सेंसेक्स वापस 10,000 के अंदर दुबक गया। 2009 के बाद सेंसेक्स ने फिर से तेजी पकड़ी और 2014 तक ये 25,000 से कुछ कदम पीछे था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से 3 दिन पहले यानी कि 13 मई को 24,000 पर था सेंसेक्स। खबरें सब तरफ से आ रही थी कि अब की बार मोदी सरकार का नारा यकीन में बदल सकता है, इसलिए जैसे ही नतीजे आए सेंसेक्स ने छलांग लगाई। जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी दोबारा चुनाव जीते तो सेंसेक्स 40,000 के पार चला गया था। कोविड लॉकडाउन से पहले ये 42,000 तक गया, फिर कोरोना आया तो ग्राफ नीचे गया, इतना नीचे कि 30,000 से भी कम। शेयर बाजार में तब कोहराम मचा, लेकिन 91% बढ़त के साथ आज इसने 50,000 का आंकड़ा छू लिया। अब ये तो बात हुई सेंसेक्स के सफर की, लेकिन इसके बढ़ने से ये संकेत नहीं मिलता कि देश की अर्थव्यवस्था भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है या आम लोगों की जिंदगी में भी उतनी ही तरक्की हो रही है आर्थिक मोर्चे पर। ये 50,000 वाला आंकड़ा सिर्फ 29 बड़ी कंपनियों की तरक्की का है जो सेंसेक्स में शामिल हैं, यानी कंपनियों के शेयर बढ़ने से सेंसेक्स बढ़ रहे हैं और कंपनियों के शेयर के दाम डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बढ़ते हैं। शेयर खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो शेयर के दाम बढ़ेंगे, और शेयर की डिमांड क्यों और कब बढ़ती है ये फैक्टर कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कंपनी की तरक्की, सरकार की नीतियां, अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीद है। तो अभी जब अर्थव्यवस्था की हालत खराब है तब सेंसेक्स अचानक से क्यों बढ़ा, ये समझने के लिए हमने आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी से बात की। ये तेजी वास्तविक नहीं है, पर ये झूठ नहीं है। ये तेजी, वास्तविक तेजी वो होती है जहां आपकी अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत हो रहे हो, जहां कंपनियां नौकरियां दे रही हो, जहां डिमांड बढ़ रही हो, वो नहीं है। ये तेजी उस पैसे से आ रही है जो पैसा सस्ता बाजार में आ रहा है। विदेशी निवेशकों ने लगातार पैसा डाला है बाजार में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 0% 1% की ब्याज दर है, और अगर आप 1% के ऊपर पैसा अमेरिका से उठाकर भारतीय बाजार में लगा रहे हैं तो किसी भी परिस्थिति में आपको 6%, 7%, 8% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये वो तेजी है। ये जो 50,000 का सेंसेक्स या 14,000 के ऊपर का निफ्टी है, ये उस सस्ती पूंजी के साथ आया है। अब यहाँ एक और अंतिम बात जो समझना जरूरी है, तेजी अब वहां पहुंच रही है जिसे हम तकनीकी भाषा में फैट टेल्स कहते हैं, यानी अब यहाँ छोटे निवेशक भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर रहे हैं। हमने पिछले साल अक्टूबर नवंबर तक ये देखा था कि इस तेजी को चला रहे थे बड़े निवेशक जो सस्ती पूंजी ला रहे थे, लेकिन अब जिनके पास जो भी बचते हैं, जिनको लगता है कि बैंक में रिटर्न नहीं आ रहा है, बाजार बढ़ रहा है, तो अब डिमैट अकाउंट दोबारा खुलने शुरू हुए हैं, पैसा बाजार में दोबारा पहुंचना शुरू हुआ। यानी जिस तेजी को बड़े निवेशक खींच कर आगे ले गए थे, अब छोटे निवेशक उसमें अलग अलग तरीके से म्यूचुअल फंड्स के जरिए, डिमैट अकाउंट के जरिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक खर्चा पानी की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह है कि अगला बड़ा इवेंट हमारे लिए बजट है। अगर बजट बाजार की उम्मीदों पर बहुत खरा नहीं उतरा, क्योंकि आज तो बाजार के लिए बहुत अच्छी खबरें थी, बिडेन का सत्ता में आना, बाइडेन के आने के साथ अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में तेजी आना, नए स्टिमुलस पैकेज की मंजूरी होना, बाइडेन की तरफ से इमिग्रेशन के लाभ बदले जाना, और दुनिया में एक उम्मीद की अब दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी अमेरिका में, ये सारे फैक्टर्स भी इसके साथ थे। लेकिन अगर बजट बाजार की उम्मीदों पर लड़खड़ाया तो शायद शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट या मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। लेकिन बाजार में जब तक सस्ती पूंजी है तेजी रहेगी, पर आप अगर निवेशक है सतर्क रहें। एक और बात, सेंसेक्स के बढ़ने से पर कैपिटा इनकम या मजदूरी बढ़ने का कोई सीधा संबंध नहीं है। ये ग्राफ देखिए, इसमें लाल लाइन सेंसेक्स की है और नीली वाली लाइन ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी के रेट की। 1998 से लेकर 2004 तक ये पैरेलल चलता है, लेकिन उसके बाद सेंसेक्स तो तेजी से बढ़ता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से रूरल वेजेस कम बढ़ते हैं। और अब ये हालात हैं कि सेंसेक्स तेजी से बढ़ रहा है और रूरल वेज घट रहा है। कहने का मतलब ये कि सेंसेक्स का घटना इकॉनमी का एक इंडिकेटर है।
और बढ़ने पर भी यही बात लागू होती है। ओवरऑल अर्थव्यवस्था में सुधार या तरक्की के लिए दूसरे इंडिकेटर्स भी देखने होंगे जो फिलहाल ठीक नहीं है, इसलिए किसी खुशफहमी में पड़ना जल्दबाजी होगा। कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद शेयर बाजार ने अच्छी रिकवरी की है, लेकिन देश के बाकी सेक्टर्स के लिए ये बात सत्य नहीं है। जब पिछले साल कोरोना में सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया था तो कई सेक्टर्स को लोन देने की बात कही थी। सरकार रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन देने के लिए एक स्कीम लाई थी, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसमें बिना गारंटी के 10-10 हजार का लोन स्ट्रीट वेंडर्स को देने की बात थी। इस लोन पर ब्याज की दर है 7.25%, लेकिन लोन चुकाने पर ब्याज में 7% सब्सिडी अगर समय से चुकाते हैं देने का प्रावधान है। बहुत अच्छी स्कीम कही गई, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बैंक अब तक 17,93,000 लोन आवेदनों को स्वीकृति दे चुके हैं, 1300 करोड़ का लोन दे चुके हैं। इसमें सब्जी और फल की दुकानें लगाने वालों ने सबसे ज्यादा लोन लिए हैं। यहां तक योजना ठीक लग रही थी, लेकिन अब बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कह रहे हैं कि लोन वाले अकाउंट एनपीए हो रहे हैं। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब पैसा वापस नहीं आ रहा है सब्सिडी का लालच दिए जाने के बावजूद। लालच कहिए, इंसेंटिव कहिए। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अब बैंक नगर निगमों से कह रहे हैं कि हमने आपकी शिनाख्त पर स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिए थे, उसे रिकवर करने में हमारी मदद करिए। बैंकों के लिए लोन का एनपीए हो जाना अब कोरोना के बाद बड़ा सरदर्द बन गया है। लोन एनपीए कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति या संस्था बैंक से लोन ले, और जरूरी नहीं कि लोन वापस करे ही करे, कभी मजबूरियों के चलते और कभी इसलिए कि उसका लोन लेते वक्त ही फ्रॉड का उद्देश्य था, तो व्यक्ति या संस्था पूरा लोन या बचा हुआ लोन उसकी किश्तें देना बंद कर दे। इस लोन वापस न करने वालों को डिफॉल्टर कहा जाता है। हो सकता है कि डिफॉल्टर कुछ दिनों बाद पैसे देने शुरू कर दे, या 1-2 किश्तों के बाद कर दे, या फिर कुछ फॉलोअप वगैरह के बाद, कानून के डंडे के बाद कर दे। लेकिन अगर काफी दिनों बाद और सारे लीगल हथकंडे अपना चुकने के बावजूद बैंक को अपना पैसा इन डिफॉल्टर से वापस नहीं मिलता, तो वो ये मान के चलते हैं कि अब पैसा नहीं आने वाला। वो इस हिसाब को अपने खाते में रखना, मतलब अपनी बैलेंस शीट में रखना, एसेट वाले कॉलम में बंद कर देते हैं। अपनी बैलेंस शीट को खराब करना माना जाता है ये, इसलिए उस अमाउंट को किसी और मद में रखा जाता है, अलग एक कॉलम बना दिया जाता है, ताकि बैंक की ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट खराब ना हो। कोई बाहर से देखे तो लगे सब चंगा सी। और ये जो अलग खांचा बनाया जाता है, इसी को कहा जाता है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। काफी समय बाद जब बैंक निश्चित हो जाता है कि एनपीए अब नहीं मिलने वाला, तो उसे अपनी बैलेंस शीट से भी हटा देता है, यानी कि राइट ऑफ कर देता है। ये एनपीए विजय माल्या जैसे बड़े कारोबारियों से लेकर छोटे कर्जदारों तक के लोन होते हैं। इसलिए अब बात शुरू हो गई है बैड बैंक की। बैंकों की संस्था इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी आईबीए ने पिछले साल 12 मई को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को यह प्रस्ताव दिया कि देश में एक बैड बैंक की स्थापना की जाए। आईबीए ने सरकार से इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी मांगी। ये बैड बैंक असल में एक थर्ड पार्टी होगा जो बैंकों के बैड लोन यानी कि फंसे हुए कर्ज को खरीद लेगा और फिर वसूली की कोशिश करेगा। इस तरह बैंक अपने बही खाते को साफ सुथरा रखेंगे और बैड बैंक फायदा कमाएगा। देश के वित्तीय तंत्र में बढ़ते एनपीए से उभरने का ये एक तरीका बताया जा रहा है। भारत में बैड बैंक बनाने का आइडिया सबसे पहले साल 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में आया था। तब कहा गया था कि सार्वजनिक बैंकों के एनपीए की समस्या से निपटने के लिए एक पब्लिक सेक्टर रिहेबिलिटेशन एजेंसी बनानी चाहिए। इस विचार के साथ ही बैड बैंक का विचार आया। पिछले साल आईबीए ने प्रस्ताव रखा, अब फिर से ये चर्चा में है क्योंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वो बैड बैंक के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। ये कंसेप्ट अमेरिका से आया है। वहां 1988 में मेलन बैंक ने पहला बैड बैंक बनाया था, लेकिन भारत में इस तरह के प्रस्ताव को लेकर अर्थशास्त्रियों की राय बटी है। मसलन पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। उनका मानना है कि ये एक पॉकेट से चीज दूसरे पॉकेट में रखने जैसा है, कोई खास फायदा नहीं होगा। सुनिए इस पर एक्सपर्ट्स की राय। भारत में जो बैंक लोन प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ है, उसमें कुछ इनोवेशन नहीं हुआ। लोन हमेशा 3-4 बड़े खांचों में बांट दिए जाते हैं। बड़ी इंडस्ट्री का लोन एक हो गया, छोटी इंडस्ट्री का लोन दूसरा हो गया, एग्रीकल्चर का लोन तीसरा हो गया, रिटेल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन अलग हो गए। छोटी इंडस्ट्री में भी 20 तरीके की छोटी इंडस्ट्री है। छोटी इंडस्ट्री में तो 70-80% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उनकी जो जरूरतें हैं लोन की, उनके बिजनेस मॉडल्स का जो रेवेन्यू मॉडल है, जहां से उनको रेवेन्यू आता है, वो ये सारी चीजें अलग अलग हैं। हमें मंदी ने ये सिखाया है, भारतीय बैंकों को मंदी से ये सीखना चाहिए कि उन्हें अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक
बिजनेस स्पेसिफिक लोन प्रोडक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे कि इस बिजनेस की क्या जरूरत है और उस बिजनेस को कैसा लोन चाहिए, उसे कितने टर्म का लोन चाहिए, क्या उसे वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए या उसे इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन चाहिए या उसे केवल अपनी लायबिलिटीज पे बैक करने के लिए लोन चाहिए जो उसने ले रखा है, या उसे सरकार से जो उसने सामान जमीन किराए पर ले रखी है या जो पैसा उसने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रखा उसको पे करने के लिए लोन चाहिए। तो ये पूरा मार्केट रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है। अभी क्या है कि आंख बंद करके फैसले लिए जाते हैं और अंततः उसमें हम खर्चा पानी सुनने वाले देखने वाले लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि जितना पैसा इन बैंकों का डूबेगा वो बचतकर्ताओं का पैसा होगा। मान लीजिए अगर ये एनपीए 50,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का एनपीए लेकर ये स्कीम खड़ी होती है मुद्रा के तरह से, तो पैसा किसका गया? वो डिपॉजिटर्स का मनी गया, और डिपॉजिटर्स का मनी जब बैंक ने गंवाया तो सरकार ने टैक्स पेयर के मनी से उसको दोबारा पैसा दे दिया। और अल्टीमेटली अभी बजट आएगा और बैंक सरकार कहेगी कि बैंकों ने पैसा गंवा दिया लोन में, हम उसको रिकैपिटलाइज कर रहे हैं, और हम ताली बजाएंगे ये नहीं जानेंगे कि एक तरफ से हमारी बचत चली गई, दूसरी तरफ से जो टैक्स पेयर का मनी था, जो टैक्स हमने दिया था सरकार को, वो वापस उसी बैंक में चला गया। तो ये जो साइकिल है, ये जो दुष्चक्र है, जो विशेष साइकिल है, सब ब्रेक होना जरूरी है। अभी सरकार के स्तर पर बैड बैंक को लेकर फैसले का कोई संकेत नहीं मिला है। आर्थिक मोर्चे की सभी खबरों पर हम बराबर काम कर रहे हैं। अगर आपकी इन मसलों में दिलचस्पी है तो आपको ललन टॉप का नया प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए, जिसका नाम है खर्चा पानी। रोज के रोज आर्थिक जगत की जो खबरें हैं उनको बिल्कुल आसान भाषा में, काहे से कि पहले तो हमको समझ में ही नहीं आती थी, जल्दी से हम सब पन्ना पलट देते थे अखबार का। फिर हमको लगा कि अगर हम ऐसे ही पन्ना पलटते रहे तो अपना जो अर्थ है उसका कोई अर्थात नहीं निकलेगा। तो इतवार के रोज अर्थात देखिए और बाकी दिन देखिए खर्चा पानी। बड़ी खबर में हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे जोड़ तोड़ की। सब पार्टियां चुनावी समीकरण सुधारने में लगी हैं। असदुद्दीन ओवैसी के समीकरण से ममता बनर्जी की तैयारी कमजोर पड़ती दिख रही है, ऐसा कुछ पॉलिटिकल पंडितों को लगता है। AIMIM यानी कि ओवैसी की पार्टी, उन्होंने फुरफुरा शरीफ के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी को अपने साथ ले लिया है। अब्बास सिद्दीकी चुनाव भी लड़ सकते हैं। क्या इससे ममता बनर्जी के मुस्लिम वोटों का नुकसान होगा? ये समझने की बात है, और ये तभी समझ आएगा जब फुरफुरा शरीफ की अहमियत समझ में आएगी। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ मज़ार बंगाली मुस्लिम समुदाय का अहम धार्मिक स्थल है। फुरफुरा शरीफ में हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मज़ार है। फुरफुरा शरीफ के 32 पीरजादे हैं। पीरजादा मतलब धर्मगुरु या संत या आध्यात्मिक गुरु। इस मज़ार के पीरजादे बंगाल में 2000 से भी ज़्यादा मदरसे चलाते हैं, जिनमें कुरानिया मदरसा, हफीजिया मदरसा और खरीजी शामिल हैं। मज़ार को मानने वाले पश्चिम बंगाल के हर कोने में हैं, लेकिन बांग्ला भाषी मुस्लिमों में इनका खासा प्रभाव है। अभी इसी मज़ार के छोटे पीरजादे अब्बास सिद्दीकी ओवैसी के साथ गठबंधन कर ममता बनर्जी को चुनौती देने में लगे हैं। पीरजादा ने ममता के खिलाफ मुसलमानों को वोटों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बंगाल में मुस्लिम वोट 27% से ज्यादा हैं। ये आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित हैं, और जिस साल के ये जनगणना के आंकड़े हैं उसी बरस पहली दफा बंगाल की सत्ता में ममता बनर्जी काबिज हुई थी। उनकी पार्टी ने 184 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 38.9% वोट मिले थे। अगर 2006 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो तब टीएमसी 30 सीटों पर थी और उसे 26.6% वोट मिले थे। तो 2011 के चुनाव में वोट फीसदी कहां बढ़ा? जवाब है मुस्लिम वोट लेफ्ट से टीएमसी की तरफ शिफ्ट हुआ। दूसरे वोट बैंक भी शिफ्ट हुए। नंदीग्राम के 10,000 एकड़ जमीन के भूमि अधिग्रहण में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय की जमीनें थीं, और इस आंदोलन में कई दिग्गज मुस्लिम नेता जैसे कि ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी, फुरफुरा शरीफ मज़ार के इब्राहिम सिद्दीकी और तोहा सिद्दीकी जैसे नेता शामिल थे। 2011 की जनगणना का हमने हवाला दिया। इसके मुताबिक बंगाल में 3 मुस्लिम बहुल जिले हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर। 2 और जिले दक्षिण 24 परगना और बीरभूम में मुस्लिम आबादी के निर्णायक वोट हैं, यानी 35% से ज्यादा। इन 5 जिलों में कुल 86 विधानसभा सीटें हैं। बंगाल के चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर जो वोटिंग का बिहेवियर है उस पर CSDS और लोक नीति ने एक रिसर्च की। इसका दावा है कि तृणमूल कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% मुस्लिमों ने वोट दिया। ये 2014 के मुकाबले 30% की बढ़ोतरी है। यानी पश्चिम बंगाल में हुए आखिरी चुनाव तक ममता के पास 70% मुस्लिम वोट थे, और यहीं से ममता की जीत का सूत्र निकला। लेकिन अब ओवैसी कुछ स्थानीय धार्मिक नेताओं के साथ गठबंधन से इन वोटों में सेंध लगा रहे हैं।
ममता के साथ जो मुस्लिम नेता रहे हैं उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है और इसमें से एक नाम है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास का। जाहिर है से ममता का कुछ सीटों पर नुकसान होगा और लड़ाई जब बराबरी की हो तो एक एक सीट पर वोटों का हिसाब लगाया जाता है। ममता का नुकसान बीजेपी के फायदे के तौर पर देखा जा सकता है और इसके लिए किन्हीं साक्षी महाराज के बयान की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल की बात चलिए तो एक अपडेट और लेते जाइए। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश वाला नारा लगाने के आरोप में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। कल शुभेंदु अधिकारी की हुगली में हुई रैली में नारेबाजी हुई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। ये मसला तब सामने आया जब एक दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ऐसा ही आरोप लगाया गया था। बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए इल्जाम लगाया था कि टीएमसी की पीस रैली में कार्यकर्ता गोली मारो के नारे लगा रहे थे। लल्लन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। अभी बंगाल से इस तरह की खूब खबरें आएंगी, हम आपको बताते भी रहेंगे। जी, बंगाल चुनाव को लेकर लल्लन टॉप ने अपनी कमर पेटी गस ली है। मुख्यमंत्री, जमीनी हकीकत और फिर जमीन पर जाकर कवरेज सब आपके द्वारे आएगा, ताकि आपकी बंगाल में दिलचस्पी सिर्फ सीटों की संख्या और नेताओं के बयानों तक सीमित ना रहे। शो में आखिरी में पॉजिटिव न्यूज होती है। इस सेगमेंट में आज बात करेंगे एक शानदार लड़की की। उसका नाम है अमेंडा गोरमैन। 22 साल की हैं, पूरी दुनिया की इन पर नजर थी। वजह क्या? 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनका शपथ ग्रहण समारोह था। इस समारोह में कवयित्री अमेंडा ने अपनी कविता पढ़ी और जब वो कविता खत्म हुई तो सोशल मीडिया पर सब तरफ इसकी बातें होने लगी। इसमें कड़वी सच्चाइयों का बयान था, दार्शनिक मुहावरे थे, उपमाएं थी, बर्बादियों का जिक्र था और आशाओं की उम्मीद भी थी। कविता का शीर्षक क्या है? द हिल वी क्लाइंब, पहाड़ी जिस पर हम चढ़ते हैं। कविता में खुद का जिक्र अमांडा कैसे करती हैं? वो लिखती हैं, एक ऐसा देश और समय जहां गुलामों की वंशज एक काली लड़की जिसे केवल उसकी मां ने पाला पोसा राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख सकती है और आज वो एक राष्ट्रपति के लिए कविता पाठ कर रही है। वो अपनी कविता की शुरुआत में सवाल भी पूछती हैं कि इस अंतहीन अंधेरे में हम कहां खोज सकते हैं आशा की किरण, और कविता के आखिरी में इसका जवाब भी देती हैं, इस बर्बादी से मुक्त होने पर आएगी नई सुबह, यहाँ हमेशा मौजूद हैं आशा की किरणें, अगर हम देख सकें तो, अगर हम खुद हो सकें तो। एक ऐसे वक्त में जब एक मुल्क कोरोना महामारी, इकनॉमी और उथल पुथल से जूझ रहा हो, तब हाशिए पर धकेल दिए गए एक तबके से आने वाली लड़की इस तरह से सपने देखे, दिखाए, अपने लोगों को लोकतंत्र की शानदार चीज़ें याद दिलाए। हमें लगा ये बहुत पॉजिटिव ख्याल है और इसीलिए आपको ज़रूर बताना चाहिए। शो में इतना ही। कल उम्मीद है कि फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। सर्दियां जा रही हैं तो जितना लुत्फ उठा सकते हैं उठाइए। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।